Hello students, here we will start chapter gravitation. Okay, first of all we will understand that what is gravitation, okay, why we need to study about it and why it is so important for us to study about it. Okay, so let's start it. Actually it is a kind of force. First of all keep it in mind that it is a kind of force and इसका नेचर जो है वो है अट्रैक्शन का. ओके, ये दो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. वो कहता है स्टार्टिंग में इसकी डिस्कवरी कैसे हुई. एक पेड़ के नीचे वहां पे साइंटिस्ट था न्यूटन जो बैठा था. ओके, जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा कि ऊपर से नीचे एक चीज गिर रही है, यानी कि एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है. ओके, तो उसके दिमाग में उस समय ये बात क्लिक हुई कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा. इसे किसी न किसी चीज़ ने तो खींचा होगा. तो मतलब कोई ना कोई चीज़ इसको पुल तो कर रही है, इसको खींच तो रही है. पुल यानी इसको अट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है. तो वो अट्रैक्शन उसे पता लगा कि वो अट्रैक्शन इसे कौन दे रहा है, अर्थ दे रहा है. यानी कि अर्थ हैज़ अ पावर टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये न्यूटन भी ज़मीन पे बैठ पाया था. ठीक है, ये एप्पल भी नीचे गिरा और ये अर्थ के कारण ये सबका सब कुछ हुआ. ठीक है, अब लेकिन बाद में न्यूटन का जब थर्ड लॉ आया दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसने ये पाया कि जैसे अर्थ एप्पल को नीचे खींच रही है, ठीक है, वैसे ही एप्पल ने भी इसको, मीन्स बाई थर्ड लॉ मतलब एप्पल भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे. लेकिन अर्थ बड़ी है, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मास भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से एप्पल नीचे आएगा ना कि अर्थ ऊपर जाएगी, क्योंकि और एप्पल का मास क्या है, बहुत ज़्यादा कम है. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे हमारी अर्थ के अराउंड इसके ऑर्बिट में कौन घूमता है, मून घूमता है. ठीक है, ऐसे ही सन के अराउंड कौन घूमती है, अर्थ घूमती है. ओके, तो इस पूरे के पूरे केस में जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ. ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ऐसे ही इसी जगह पे अर्थ और मून के बीच में भी एक तरह का फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से जिस अट्रैक्शन की वजह से अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. ओके, इसी वजह से पॉसिबल है कि ये यहाँ पे चक्कर लगा रही है. यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रेनफॉल होती है, क्योंकि सारी की सारी रेन ड्रॉप्स कहाँ आती हैं, नीचे आती है बारिश की बूंदें. इसी अट्रैक्शन की वजह से स्नोफॉल भी होता है. ठीक है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात यह है कि ये स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट पे लगता है, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल पे लगता है. उसका मास कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल है जो क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. ठीक है, इसी के बाद न्यूटन ने क्या किया, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया. ओके, इस लॉ में बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है, मान लो पहले का m1 दूसरे का m2, और उनके बीच की डिस्टेंस है क्या, r. ओके, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक अट्रैक्शन फील करें, क्योंकि m1 इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स का काम कर रहे हैं. और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उसने बोला कि जो पहला रूल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यानी कि इनके बीच में जो फोर्स F है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2. ओके, सिमिलरली उसने ये भी कहा कि जो ये फोर्स है ये इनकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. डिस्टेंस यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा पास होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो उसने कहा कि जो फोर्स F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके,
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तो वो चीज़ उसके सामने रहेगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि अब जो इनके जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो अब डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ओके, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स इनके दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो साइन है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये जो g आया है, ये g है क्या, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यही g की वैल्यू ऐसी है कि ये इसका नाम हमने कांस्टेंट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स ऑन एनी पार्टिकल हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और ये कहीं पर भी वेरी नहीं करेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू कहीं पर भी वेरी नहीं करेगी। ओके, तो इसकी वैल्यू होती कितनी है उसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन बनेगी क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इसको डेफिनेशन बनाने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे कि हम मान लेते हैं m1 का मास है 1 यूनिट, m2 का मास है 1 यूनिट। यूनिट यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1 kg 1 ग्राम, इट डिपेंड्स ऑन अस, इसलिए हमने यूनिट बोल दिया खाली उसे। हमने इसे r भी बोल दिया यहाँ पे 1 यूनिट। यूनिट यानी कि 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। ओके, कि हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, इसलिए हमने इसे यूनिट बोला है। तो इस केस में होगा क्या, f की वैल्यू 1 हो गई, g को हमने ऐसे ही रखा, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1, मतलब f की वैल्यू 1 नहीं हुई है। तो अब हम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है उस फोर्स पे। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, उस फोर्स पे डिपेंड करता है जो दो यूनिट मासेस के बीच में वर्क कर रहा है, और जब उन यूनिट मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, उससे हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स which is applied between the two objects of mass m1 and m2 which are having a distance of 1 unit. Okay, it is known as universal gravitational constant. अब अगर इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो इसकी यूनिट कैसे निकलेगी। यूनिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसे g की वैल्यू निकालनी है। तो r इधर जाएगा, ये हो जाएगा f r स्क्वायर, और ये m1 m2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा इधर साइड, m1 m2 इक्वल टू g। तो f की वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और r यानी डिस्टेंस, हम SI की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 यानी कि मास की वैल्यू क्या होती है, kg। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी मास है, उसकी यूनिट क्या रहेगी, kg में रहेगी। तो यहाँ से हमें g की SI यूनिट पता लगती है कि g की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg 2 बार है तो ये kg का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई SI यूनिट ऑफ कैपिटल G।